तो कल हमने देखा था ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है तो ग्रोथ एक जो है तो मैच्योरिटी के बाद रुक जाती है और डेवलपमेंट वार्म टू टॉम तक चलता रहता है। और उसके टाइप्स देखे थे ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट के PCSC, फिजिकल कॉग्निशन और सोशल इमोशनल, ये चीज़ें। ग्रॉस मोटर में हमने देखा था कि बड़ी मसल्स आती है और फाइन मोटर स्किल्स में छोटी मसल्स। सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट, यहाँ तक ये चीज़ें हो गई थी कवर। और अब हमारा दोनों के बीच में फर्क भी हो गया था। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट यहाँ से चल रहा था। तो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में सबसे पहला जो स्टेज है इन्फेंसी, 0 to 2 ईयर्स की एज होती है। और अर्ली चाइल्डहुड जो है तो 2 to 6 ईयर्स की होती है। लेटर चाइल्डहुड जो होती है वो 6 to 12 ईयर्स की। और एडोलेसेंस जो होगी, जिसको किशोर अवस्था कहते हैं, तो वो 12 से 18 वर्ष। तो जो किशोर अवस्था या फिर एडोलेसेंस है, तो WHO का ये मानना है कि 10 से 19 साल के जो उम्र के बच्चे एडोलेसेंस में आते हैं, ये कौन कह रहा है? WHO। और उसके स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को मतलब 12 से 18 में रखा गया है। तो WHO के अनुसार 2 साल पहले और 1 साल बाद, और टोटल 9 साल, और ये 6 साल के हिसाब से गैप चल रहा है। 0 to 2, 2 to 6 ये 4 हो गया, और 6 to 12 6, और फिर 6। 6 अवस्था के पहले भी एक अवस्था होती है जिसे प्री नेटल स्टेज कहते हैं। प्री नेटल स्टेज, इस अवस्था में बच्चा गर्भ माँ के पेट में ही होता है। तो मतलब वो जो प्री बर्थ जो स्टेज है उसको वो प्री नेटल स्टेज कहा जा रहा है। इस समय जो जन्म के अर्थात 9 महीने 10 दिन 280 दिन उसको इस स्टेज में रख रहे हैं, 40 हफ्ते का। और इसका पूरा विकास माँ पर निर्भर कर रहा है। तो यहाँ पर इन्फेंसी जो है, इन्फेंसी में उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये होगा जन्म से 2 साल तक। इसमें जो है तो सेंसस से सामने वाला सीखेगा बच्चा, जो कि प्याजे की उसमें भी बताया हुआ है उसकी थ्योरी में भी कि सेंसस आर टीचर्स। ये यानी कि जैसे कि मिसाल के तौर पे टच हो गया, फील हो गया, फिर उसके अलावा स्वाद वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हो गई, तो ये सेंसस में आ रहा है। तो ये सेंसस से सीखता है बच्चा। मोटर एक्शन, जिसको कहेंगे गति क्रिया, करके सीखेगा। और ये प्याजे का यहाँ पर देखिए बताया हुआ है कि प्याजे का भी यही कहना है कि मोटर एक्शन उसके थ्रू में वो सीखता है। सेंसिटिव पीरियड होता है, ये खतरा भरा होता है, सेंसिटिव पीरियड। और फिजिकल डेवलपमेंट या मेंटल डेवलपमेंट इसमें फास्ट होता है। तो मेंटल डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट इसमें फास्ट हो रहा है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर ये इन्फेंसी के अंदर में आएंगे। और अर्ली चाइल्डहुड जो है तो 2 से 6 साल की उम्र तक है, जिसको टॉय एज भी कहा जा सकता है। खेलने की एज टॉय एज, खिलौना वगैरह खेलने की एज प्ले एज भी कहा जा सकता है। तो एरिक एरिक्सन के मुताबिक ये प्ले एज, टॉय एज इसको कहा गया। फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट इसके अंदर होता है। इमिटेटिव एज है ये, नकल करके सीखना। इमिटेशन मतलब नकल, तो नकल करके सामने वाला बच्चा सीखेगा। भाषा विकास के लिए पूर्व बाल्यावस्था, सेंसिटिव क्रिटिकल फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट, संवेदनशील, ये बनाई जाती है। यानी भाषा के विकास के लिए, भाषा डेवलपमेंट के लिए क्रिटिकल फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट इसमें आएगा। और फिजिकल डेवलपमेंट जो रहेगा वो फास्टेस्ट होगा बर्थ के तुलना में। यहाँ से बच्चे की हाइट वगैरह फिजिकल डेवलपमेंट में भी यहाँ से तेजी दिखाई देंगी 2 से 6 साल में। सोशलाइजेशन इज ऑल्सो रैपिड, और सोशलाइजेशन भी इसके अंदर रैपिड होगा। इसके ऊपर भी हमने देखा था कि सोशलाइजेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, पिछले कल की वीडियो में भी। तो ये एक रैपिड, इसकी गति जो है तो रफ्तार तेज होगी। लेटर चाइल्डहुड जो है, उत्तर बाल्यावस्था, ये 6 से 12 साल की उम्र तक रहेगा, जिसको आप गैंग एज भी कह सकते हैं, टोली अवस्था कहा गया, गेम एज है, स्पोर्ट्स एज है, एलिमेंट्री स्कूल की एज है, लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप की एज है। कौन सी साल की?
6 साल से 12 साल। फिजिकल डेवलपमेंट यहाँ पर स्लो होगा। तुलना की जाए कि जो अर्ली चाइल्डहुड है 2 से 6 साल तक, तो जो उम्र में ये सबसे रैपिड, इसमें फास्टेस्ट रहेगा। और इसकी गति जो है तो फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट भी है, और फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट के साथ सोशलाइजेशन भी इसमें रैपिड है, और फिजिकल डेवलपमेंट भी फास्टेस्ट। तो ये याद रखना है। उस हिसाब से यहाँ पर जो रहेगा तो वो स्लो फिजिकल डेवलपमेंट, यहाँ पर ये फर्क दोनों में है। जिसको सीडियो मैच्योरिटी एक टर्म उसके अंदर आएगा, सीडियो मैच्योरिटी, और मोटर डेवलपमेंट भी इसमें फास्ट रहेगा, और लेटेंसी स्टेज भी इसको कहा जा सकता है फ्रेड के हिसाब से। जैसे कि हमने देखा ऊपर कि इसको क्या कहा जाएगा, टॉय एज। इसको अर्ली चाइल्डहुड को टॉय एज कहा गया, तो वैसे ही लेटर चाइल्डहुड को यहाँ पर क्या कहा गया, लेटेंसी स्टेज, फ्रेड के नजरिए के हिसाब से। और जबकि यह नजरिया किसका था, ये एरिक एरिक्सन का नजरिया था। तो ये दो फिलोसोफर यहाँ पर अलग है। इंडस्ट्री वर्सेस इंफेरिटी ये बताया गया एरिक एरिक्सन ने इसके अंदर। जैसे कि अर्ली चाइल्डहुड में एरिक्सन के मुताबिक क्या थी कि टॉय एज, तो वैसे ही लेटरल चाइल्डहुड में एरिक एरिक्सन ने बताया कि ये इंडस्ट्री वर्सेस इंफेरिटी वाली स्टेज है, जिसका हम एक चार्ट आपको अलग से भेज देंगे कि एरिक एरिक्सन के उसके अंदर अकॉर्डिंग टू सारे एजेस के सारे बातें उसमें आ जाएंगी। और प्याजे के अनुसार उसको कंक्रीट ऑपरेशनल बताया गया। कंक्रीट मतलब होता है कि ठोस, या फिर एक हिसाब से मतलब जम, मजबूत, मजबूती वाला, ये टर्म यानी कि कंक्रीट में इस्तेमाल होता है। तो कंक्रीट ऑपरेशनल ये बताया प्याजे ने लेटरल चाइल्डहुड को, जिसको 6 से 12 साल की एज थी। तो ये तीन फिलोसफर्स का यहाँ पर बात आई है, तो वो याद रखना है। जरूरी नहीं कि आप इसको रटे या फिर इसी अंदाज में याद करें। ये एक चीजें आ गई है तो उसको एक हिसाब से बता दिए गए। और यहाँ पर जो इन्फेरिटी है तो उसका मतलब कमतरी में आता है, कमतरी तासुब में आएगा वो। तो इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी, तो फिर इसका मतलब क्या हो जा रहा है, मतलब वैसे तो सनद बमुकाबला कमतरी वगैरह हो जाएंगी, लेकिन जो एक्चुअल चीज है उससे कमजोरी और ठोस चीज के मुताबिक में करके यहाँ पर ठोस से कंक्रीट आ रहा है। अब देखते हैं इसको एडोलिसेंस वाले में क्या है। तो एडोलिसेंस जैसे कि हमने देखा था, इसका क्या स्टेज दिया हुआ है एडोलिसेंस को, जिसको किशोर अवस्था कहा जाता है हिंदी में, जिसको WHO ने क्या कहा है कि 10 से 19, और वैसे वो 12 से 18 साल की एज के इस स्टेज में पढ़ रहा है, जिसको फिर से कौन सा पीरियड कहा गया है, ट्रांजिशनल पीरियड, परिवर्तन का काल, संक्रमण काल, तब्दीली वाला मतलब पीरियड। और उसी तरह से इसको गोल्डन पीरियड भी कहा जा सकता है, स्वर्णिम काल। स्ट्रेस एंड स्टॉर्म यहाँ पर ज्यादा तनाव और तूफान की अवस्था स्टैनली हॉल के द्वारा यहाँ पर बताई गई। अब ये जो फिलोसोफर है, अभी यहाँ पर तीन फिलोसोफर ऊपर गए, फ्रेड, एरिक एरिक्सन, पियाजे। तो वैसे ही यहाँ पर स्टैनली हॉल जो है उसके मुताबिक ये स्ट्रेस और स्टॉर्म वाली अवस्था है। यहाँ पर लीडरशिप स्किल्स भी आएंगी एडोलेसेंस एज वाले बच्चे में। आई वो समझाते सो। जिसका अनम्यूट है तो वो म्यूट कर दीजिए। तो लीडरशिप स्किल लैक्स इमोशनल स्टेबिलिटी, इसका मतलब क्या होगा, ये पूरे एक मरतबा टर्म देखिए।
तो यहाँ पर लीडरशिप स्किल लैक्स इमोशनल स्टेबिलिटी लैक हो जाएंगी। आइडेंटिटी क्राइसिस का अर्थ ये होगा कि बच्चा ये ढूंढ रहा है कि मैं कौन हूँ, मैं हूँ कौन। इस तरह से एरिक इरिक्सन के हिसाब से ये बताया गया आइडेंटिटी क्राइसिस, कि यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि इस स्टेज में कि मतलब मैं क्या हूँ, किस लिए बना हूँ, या फिर करियर पॉइंट के तौर पर वो चीज़ बताए हुए हो कि वहाँ पर उसकी आइडेंटिटी पता चलती है कि मतलब वो किस तरफ जा रहा है। लीडरशिप स्किल्स आना, स्ट्रेस और स्टॉर्म की अवस्था। स्टैनली हॉल के द्वारा गोल्डन पीरियड इसलिए बताया होगा कि यहाँ से करियर वहाँ से मुड़ता है, वो हिसाब से ट्रांजिशनल पीरियड परिवर्तन, ये भी तब्दीली में आ गया। तो ये सारे चीज़ें यहाँ पर ये चीज़ है याद रखना है। अभी तक तो वैसे इसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक जितने चीज़ें हमने पढ़े हैं इसमें ईयर तो पूछता है, लेकिन इसमें इतना डीपली ये नहीं पूछेगा कि ये कौन से अंडर में आ रहा है, किस में आ रहा है। तो अभी फिलहाल इसको एक समझते हुए चलना है बस। ब्रीज पीरियड भी कहा जा सकता है इसको, ब्रीज पीरियड एडोलिसेंट ईगोसेंट्रिज्म में आएगा। और वहीं पर स्प्रिंग सीजन, बसंत रुत जो है इसमें, तो स्प्रिंग सीजन वगैरह ये चीज़ें उसको कह दिया गया कि मतलब जैसे कि कोई कहता है कि अब जैसे कि जवानी की उम्र, जैसे उसमें भाग दौड़ सामने वाला ज़्यादा कर सकता है, फिर उसी तरह से यानी कि उसमें जोश फुर्ती ज़्यादा हो सकती है कि सामने वाले ने बिजनेस किया, पढ़ाई किया, कुछ भी चीज़, तो उसके हिसाब से बाद में वो, तो ये हिसाब से उसको गोल्डन पीरियड वगैरह सारे चीज़ें नाम दिए गए हैं। उसी तरह से अभी ब्रिज क्यों कहा गया, ब्रिज पीरियड, तो यहाँ पर देखिए चाइल्डहुड है, चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच में ये ब्रिज का काम कर रहा है एडोलिसेंस। चूँकि ये 18 साल तक की उम्र है, 18 साल के बाद में वो जो आफ्टर अडल्टहुड में जा रहा है, तो उस हिसाब से ये ब्रिज के तौर पर एडोलिसेंस यहाँ पर आ रहा है बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड। उसी तरह से नेचर और नर्चर, नेचर होता है कुदरती तौर पर जिसमें हेरिडिटी होती है, वो स्टैटिक होती है। स्टैटिक मतलब क्या होता है, जो प्रोग्रामिंग वगैरह करते हैं या प्रोग्रामिंग फील्ड में है तो स्टैटिक वेबसाइट भी आती है। स्टैटिक, तो स्टैटिक मतलब क्या हो सकता है, हाँ फिक्स रहेगा स्टैटिक, मतलब वो एक फिक्स तौर पे हर कोई, यानी कि दुनिया भर से कोई भी एक वेबसाइट पे पर्टिकुलर कंटेंट में आएगा तो हर तरफ से उसको सेम इंफॉर्मेशन दिख रही है। और डायनामिक मतलब जैसे कि अब आपने लॉगिन कर लिया तो आपके प्रोफाइल जो है तो आपको डिफरेंट दिख रही है आपका डेटा, तो डायनामिक मतलब ये चेंज होते रहता है। तो हेरिडिटी जो है यहाँ पर विरासती तौर पर, तो ये नेचर के हिसाब से हेरिडिटी में आएगा। और नर्चर पालन पोषण पर, जो कि इन्वायरमेंट, ये दोनों चीज़ों का एक दूसरे से इंटर रिलेटेड भी होती है कभी कभार, करके ज़्यादातर क्वेश्चन इसके ऊपर तो आते हैं कि किसका पार्ट है। तो ज़्यादातर पॉजिटिव जो क्वेश्चन होते हैं वो नेचर एंड हेरिडिटी, और उसी तरह से नेचर एंड नर्चर, नेचर एंड एनवायरनमेंट, ये वाले मतलब ज़्यादातर पॉजिटिव क्वेश्चन, और उसके आंसर्स होते हैं दो अगर टुकड़ों में रखा जाए, और दो अलग अलग रखने के बाद में एक ऑप्शन में अगर दोनों साथ हो तो ज़्यादा वो पॉजिटिव हो जाता है जवाब। तो ये नेचर और नर्चर पालन पोषण को कहेंगे जो इन्वायरमेंट से जुड़ा है। इन्वायरमेंट डायनामिक होता है, चेंज होते रहता है, कि दोस्तों का उसको अलग माहौल मिला, सोशल का अलग माहौल, तो ये नर्चर पालन पोषण, उसके सीखने में वो चीज़ें आएंगी। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि एडिटिव नहीं होता है, हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ये बता रहा है कि, हाँ किसी को कोई क्वेश्चन है, जिसको क्वेश्चन नहीं है तो फिर वो म्यूट करके रख सकते हैं। तो एडिटिव नहीं है, एडिशन से एडिटिव का टर्म उन्होंने लिया कि ऐड नहीं हो पाएगा वो, कि हेरिडिटी के साथ इन्वायरमेंट को ऐड कर दो, तो इसलिए उसको क्रॉस लगाया हुआ है। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट होते हैं, अर्थात आनुवांशिकता और वातावरण विकास में बराबर के हकदार होते हैं। मतलब इसमें कैसे, ऐसा नहीं कि इसमें 10% हेरिडिटी मिला दो, इसमें 50% एनवायरनमेंट मिला दो, ऐसा करो वैसा। तो एडिटिव का मतलब ये है कि उसको एडिशन कर दिया जाए, तो ये बात उसमें नहीं हो रही है। हेरिडिटी मल्टीप्लाई बाय एनवायरनमेंट ये इस तरह से होगा कि ये दोनों भी हकदार है बराबर के, उस हिसाब से ये बताया गया। हेरिडिटी यहाँ पर चूंकि फिक्स है, स्थायी है, और इन्वायरमेंट डायनामिक, चेंजेबल है, अस्थायी है या परिवर्तनशील है। हेरिडिटी कैन बी बेस्ट viewed as something that sets a range basis within which an individual's development is actually shaped by the support and opportunities of the environment। क्यों बता रहा है कि विरासत
के तौर पर विरासत जो है वो बहुत अच्छे नज़रिए से या अच्छे चीज़ में जब वो आएगा, जब किसी पर्सन को डेवलपमेंट शेप होगा, एक सपोर्ट, एक अच्छे सपोर्ट और उसको जो मौके मिलेंगे एनवायरनमेंट के तौर पर, तो उसका हेरिडिटी का अच्छा वो मौका उठा सकता है। यानी ऐसा है। अब मिसाल के तौर पे कोई अगर बंदा है, अगर उसका यानी कि उसको मेमोरी अच्छी है उसकी लर्निंग की, तो सामने वाले ने उसको एक सॉन्ग याद करने पे ला लिया कि सॉन्ग्स याद करना है, तो उसको एक वहाँ से उसको एक एनवायरनमेंट के हिसाब से यानी कि हेरिडिटी की बेसिस पर उसका मेमोरी अच्छी मिलने पर उसको वैसा ढाल लिया गया। और किसी ने कहा कि ये अच्छा आईएएस बन सकता है, तो उसने वैसे ही मैं मतलब अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह सारी चीज़ें पढ़ना चालू किया। तो वो माहौल के हिसाब से ढलकर जो है तो एक बेस्ट व्यू वहाँ से बन सकता है। तो यानी कि ये इसके ऊपर डिपेंड बता रहा है कि उसको जो सपोर्ट मिलेगा, उसको थोड़ा सपोर्ट और अपॉर्चुनिटीज और इन्वायरमेंट जो मिल पाएगा। कि सब लोग मतलब गेम खेलते बैठे हैं बाहर, तो सामने वाला भी गेम खेलने में लग गया, कहीं पर सब पढ़ते बैठे तो वो पढ़ते बैठा है। तो एक इन्वायरमेंट और हेरिडिटी का रोल यहाँ पर बताया जा रहा है कि उससे बेस्ट व्यू हो सकता है रेंजेस। उसी तरह से यहाँ पर अब है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट के सिद्धांत डेवलपमेंट के विकास के, या उसके जो खसूसियात जो रहेंगे विकास के डेवलपमेंट के। तो वो ये है कि डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये डेवलपमेंट जो है विकास, क्योंकि हमने देखा था कि ग्रोथ जो है तो ये रुक जाता है मैच्योरिटी के बाद में एक टाइम पर, लेकिन डेवलपमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस है, फिर से वो चीज़ें रिपीट हो रही है। डेवलपमेंट इज सीक्वेंशियल या ऑर्डरली, डेवलपमेंट सीक्वेंस में होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब डायरेक्टली यानी कि सामने वाले को मतलब एक एज के उसके साथ में यानी कि उसका डेवलपमेंटली ऑर्डरली वगैरह चीज़ें होते रहेंगी। ऐसा रैंडम नहीं रहेगा किसको कि फला इंसान को मतलब पहले डायरेक्ट जैसा बुढ़ापे में वाइट बाल आ जाते हैं, तो पहले यानी कि उसको पहले वाइट बाल थे फिर बाद में ब्लैक हो गए, ऐसे में ये चीज़ें मतलब हो सकते हैं सिक्वेंशियली ऑर्डरली क्रम। ये तो मतलब वो फिजिकल डेवलपमेंट की बात होगी। और बाकी जो डेवलपमेंट है यानी कि डायरेक्टली उसने आईएएस की किताबें पढ़ने लग गया, उसको 12th पढ़ाकर फिर बाद में उसको फर्स्ट पढ़ा लेंगे। एक ये चीज़ में रख सकते हैं सीखने के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर में, कि जानने में मतलब एक सीक्वेंशियली ऑर्डरली होगा कि उसको पहले प्राइमरी करना है फिर सेकेंडरी, ऐसे चीज़ों में। फिर रेट ऑफ डेवलपमेंट जो रहेगा तो वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरी होता है पर्सन टू पर्सन, विकास की दर भिन्न होती है, मतलब अलग अलग होंगी है। ऐसा नहीं है कि हर एक का डेवलपमेंट एक ही रफ्तार से चलेगा, कि यहाँ पर मतलब फला स्कूल में बच्चा बाहर मतलब डेवलपमेंट के साथ में ये स्टेज पे पहुंचा, तो हर स्कूल का बच्चा वही स्टेज में होगा, या फिर दूसरे एरिया का भी वहीं पर होगा, या उसका इन्वायरमेंट का रोल पर भी सब सेम होंगे, वैसा नहीं है। उसी तरह से डेवलपमेंट प्रोसीड होता है जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल से स्पेसिफिक यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर, कि आम से लेकर खास की तौर पर वो डेवलपमेंट प्रोसीड होता है। ग्रोथ और डेवलपमेंट एक प्रोडक्ट है बोथ हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का। ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है? प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट के लिए क्या इस्तेमाल होता है? फॉर्मूला मल्टीप्लाई का होता है प्रोडक्ट निकालना। तो वो हिसाब से प्रोडक्ट, तो ये उसके एक याद रखने के रख सकते हैं आपके D इज इक्वल टू एच मल्टीप्लाई बाई ई, जिसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट एक प्रोडक्ट है बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का। तो ये चीज़ उसमें आएंगी। उसके बाद में डेवलपमेंट एक प्रेडिक्टेबल है, पूर्ण पूर्व अनुमानित है। इसको कैसे कह सकते हैं? ये हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं कि मतलब एक प्रेडिक्टेबल यानी कि एक अंदाजा अनुमान वगैरह लगाया जा पाना, कि मतलब इसके बाद अब इसकी इतना है, मैथ्स में अच्छा है तो ये आगे ये चीज़ कर सकेगा। कॉग्निटिव की अगर बात की जाए, फला फला मतलब चीज़ के मतलब इसका फला चीज़ों के हिसाब से हाइट ग्रो नहीं हो रही, तो अब इसको थोड़ा सा न्यूट्रिशन दो, तो फिर वो तो एक ग्रोथ के पार्ट में एक आ जाता है प्रेडिक्शन। वो तो मगर रुक गया तो रुक जाएगा, लेकिन डेवलपमेंट एक प्रेडिक्टेबल है कि उसका अंदाजा लगाया जा सकेगा कि सामने वाला मतलब फला फला ये चीज़ अचीव कर सकता है, ये चीज़ें। तो डेवलपमेंट एक प्रेडिक्टेबल यहाँ पर है, और देर इज अ कांस्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन ऑल फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ पर ये चीज़ है कि कांस्टेंट यानी कि क्या होता है? रफ्तार, मतलब मुस्तकिल होती है चलते हुए। यानी कि कांस्टेंट स्पीड किसको कहेंगे? कि ना बढ़ रही है बिल्कुल, ना कम हो रही, कम ज़्यादा नहीं, एक
कांस्टेंट रफ्तार से चल रहा है कि मुस्तकिल मिजाजी से। तो कांस्टेंट इंटरेक्शन की बात यहाँ पर हो रही है। तो कांस्टेंट इंटरेक्शन होगा सारे फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट में। इंटरेक्शन मतलब तालमेल वगैरह, तो वो चीज़ें सारे फैक्टर डेवलपमेंट के साथ साथ में कांस्टेंट इंटरेक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि एक हाथ जा, मतलब एक ग्रोथ की अगर बात की जाए तो ग्रोथ में यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट बॉडी का होता है कि मतलब ऐसा नहीं कि पहले एक हाथ ही बढ़ रहा है फिर दूसरा हाथ। तो वैसे अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो डेवलपमेंट का भी असर जो है तो सारे फैक्टर्स जो हमने देखे थे अलग अलग, कॉग्निटिव, फिजिकल, इमोशनल, जिसमें देखिए नीचे बताया गया कि सारे टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट जिसमें है इंटर रिलेटेड, PCSC, यानी कि फिजिकल, और उसके बाद में सी से क्या है, कॉग्निटिव और, कॉग्निटिव। हाँ राइट, और सोशल और इमोशनल। तो ये सारे चीज़ों से इंटर रिलेटेड होगा और ये सारे फैक्टर्स पर उसका कांस्टेंट इंटरेक्शन, तालमेल बना रहेंगे। ये सिद्धांत है और प्रिंसिपल्स है डेवलपमेंट की। अब अगर हम बात करें कि प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्शन क्या है, मतलब दिशा कि कैसे होता है डेवलपमेंट, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि कल बता दिया गया था। इसके ऊपर 5, 3 या कम से कम एक क्वेश्चन तो 100% आता ही है एग्जाम में। तो कहता है कि सेफेलोकॉर्डल जो है, तो उसमें आपको याद रखना है हेड टू टो होता है डेवलपमेंट। ये जो है तो हेड टू टो, जिसका दूसरा नाम अगर सीटेट वालों ने अगर बदल लिए तो आप समझेंगे नहीं कि लॉन्गिट्यूडनल बताया गया है, लॉन्गिट्यूडनल। तो लॉन्गिट्यूडनल के हिसाब से या फिर सेफेलोकॉर्डल आप उसको कह पाएंगे। तो वो रहेगा सर से पैर तक, हेड टू टो। और प्रॉक्सिमो डिस्टल, प्रॉक्सिमो डिस्टल जो है जिसको हम कह सकते हैं नियर टू फार, नजदीक से दूर की तरफ। तो नजदीक से दूर की तरफ आपको एक सेंटर इमेजिन करना है, वहां से नजदीक से दूर। तो सेंटर टू पेरीफेरी मतलब अंदरूनी एक मरकज से लेकर दायरे के क्षेत्र में बाहरी जानी। तो ये प्रॉक्सिमो डिस्टल दिमाग में रख लेना है, पेरीफेरल, सर सेंटर टू पेरीफेरल। सर इसको सेंट्रल टू एक्सट्रीम भी कहते हैं इसको। कौन सा कहते हैं? सेंट्रल टू एक्सट्रीम। हाँ, सेंटर टू एक्सट्रीम, सेंटर टू आउटवर्ड डायरेक्शन, सेंटर टू पेरिफेरल, ये चीजें हम कह सकते हैं। हाँ तो चूंकि दिमाग में ये याद रखना है कि सेंटर से एक मरकज की ओर से बाहर की तरफ। तो जैसे कि हिंदी में भी आप एक केंद्र से बाहर की तरफ, मरकज से अतराफ की तारीफ। तो क्योंकि कैसा है कि आप, जैसे कि आपने बताया, एक अच्छी चीज आपने बताई कि उसको दूसरा टर्म भी इस्तेमाल हो सकता है। तो कभी कभार वो चेंज कर सकते हैं अगर सिलेबस के हिसाब से, या फिर सिलेबस चेंज नहीं होता कभी भी सीटेट का। हर बार जो बोला जाता है ना कि सिलेबस अब चेंज है या नहीं है, अब जो थर्ड पेपर निकलेगा उस टाइम तो मतलब सिलेबस सेम ही रहेगा, थर्ड ऐड होगा। उनका पूछने का नजरिया बदल जाता है। अगर जैसे कि सपोज कोई जानवर पे पूछ रहा है तो वो उसके हाथों के बारे में पूछ रहा था तो पैर का पूछता है, पैर का था तो आंखों का पूछता है, आंखों का था तो उसके लाइफ का पूछता है। तो ये चीजें मतलब सिर्फ डिफरेंसेस ये हो जाते हैं, मतलब जब भी सिलेबस बदलता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि हमें ये याद रखना है दिमाग में कि सेंटर से बाहर की तरफ। अब बाहर को वो टर्म कुछ भी यूज कर सकता है, तो चूंकि आप हिंदी में भी देख लिया कीजिए, जब भी आप पेपर पढ़े अगर समझ में नहीं आया, इंग्लिश और हिंदी, तो उसमें समझ में आ जाएगा। फिर ये हेड टू टो की तरफ हो सकता है, इसको भी कुछ नाम अगर बदल दे वो। तो ऊपर से मतलब हेड से टो की सिमत में लॉन्गिट्यूडनल वे में ये सेफेलोकॉर्डल है। सेफेल मतलब कुछ ऐसे, मतलब स्कल, खोपड़ी वगैरह ऐसे में भी कुछ आता है, कॉर्डल वगैरह पैर की तरफ, ऐसे भी मतलब निकलते। तो कभी कभार उसके टर्म्स भी हो सकते हैं चेंज। तो ये क्या था हमारा, ये प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन जो होती है इसकी डेवलपमेंट की, वो चीज़ थी जन्म के समय बच्चों का सर शरीर का 1/4, मतलब एक चौथाई जो है तो 25% होता है। ये एक याद रखने के लिए term बता दिया गया है बच्चे का शरीर का 25% होता है। उसके बाद में अब है इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होंगे, मतलब इनफरादी फर्क, इनफरादी फर्क, वैयक्तिक विभिन्नताएं क्या होंगी। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस दुनिया की प्रत्येक प्रजातियों में पाई जाती है। कोई भी प्रजाति मतलब कोई भी इंसान है तो एक जैसा है ही नहीं। उदाहरण के लिए दो बंदर भी एक जैसे नहीं दिखते, तो फिर इंसानों का तो क्या बात है। इनमें किसी न किसी तरह से विभिन्नताएं अवश्य ही पाई जाती हैं।
इंडिविजुअल डिफरेंसेस ये रहते हैं, वेरिएशन आते हैं, कॉमन होते हैं विद इन एंड अक्रॉस ऑल स्पेसीज, कि इनफरादी जो फर्क है और वेरिएशन जो है वो कॉमन होते हैं अंदरूनी तौर पर सारे स्पेसीज में। मतलब ऐसा ही नहीं कि सिर्फ बंदर की बात की जाए और इंसान की, तो अब फिश सब सेम रहेंगे, या फिर लिविंग थिंग जितने भी हैं यानी ऑल स्पेसीज, जिसमें जो है तो फिर एक्वेटिक एनिमल्स हो गए, फॉरेस्ट के हो गए, बर्ड्स हो गए, सारी चीज़ें तो हर एक में विभिन्नताएं होंगी। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, वेरिएशन ऐड करता है कलर भी उसके अंदर, ब्यूटी टू नेचर, यानी कि एक नेचर में ब्यूटी और कलर भरने का काम करता है वेरिएशन। क्योंकि अगर एक ही जैसे रह रहे, अगर सपोज, यानी कि सपोज कीजिए सारे काले, सारे सेम हाइट के, सारे मतलब, तो यानी कि वो विभिन्नताएं नहीं है। तो अब जैसे कि इसीलिए मतलब इंडिया में भी अलग अलग कल्चर के उसके लोग रहते हैं, तो बहुत सारे बोलते हैं कि अनेकता अनेकता में ही एक, मतलब एकता में अनेकता के जो चीजें हैं अलग अलग विभिन्न, तो वो देश की शान वगैरह उसको बताया गया है इस तरह से। तो ये नेचर में एक कलर भरते हैं। वेरिएबिलिटी क्या होती है, फैक्ट ऑफ नेचर की, और इंडिविजुअल जो है तो नो एक्सेप्शन होते हैं इसकी। वेरिएबिलिटी यानी वही अलग अलग चीजें होना फैक्ट ऑफ नेचर में, और इनफरादी तौर पर कोई एक्सेप्शंस नहीं है उसके। यहाँ पर ये बताया गया, रिस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड डोंट लाफ एट अदर, मतलब दूसरों पर मत हंसो। ये यहाँ पर बताया गया है कि कोई मतलब इसमें ही कोई काला है, कोई हाइट कम है, या फिर कोई ज़्यादा हेल्दी है, सारी चीज़ें हैं, तो मतलब उसके ऊपर में दूसरों पर नहीं हंसना है, यहाँ पर एक रिस्पेक्ट करना है बताया गया, और उसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये फैक्ट नेचर का। दे वेरी इन टर्म ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज हाइट अलग हो सकती है, वेट हो सकता है, स्ट्रेंथ हो सकती है, हेयर का कलर हो सकता है, एक्सेट्रा, आंखों का कलर, बहुत सारी चीजें हो सकती है। दे मे बी इंटेलिजेंट और डल, या तो वो होशियार भी हो सकते हैं या डल भी हो सकते हैं, डोमिनेंट हो सकते हैं, सबमिसिव हो सकते हैं, क्रिएटिव हो सकते हैं, या फिर नॉट सो क्रिएटिव, इतने क्रिएटिव नहीं हो सकते, आउटगोइंग और विड्रॉल के, ये सारे खुसूसियत उसमें अलग अलग विभिन्नताएं पाई जा सकती है। उसी तरह से यहाँ पर एक लिस्ट है वेरिएशन जो कि एंडलेस है। एंडलेस मतलब खत्म कभी नहीं हो सकती, तो वो ये है कि बेसिस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्यों होता है। अब सबसे पहले तो TAIT जो है, टीचर्स एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस टेस्ट, तो यहाँ पर से आपके दो टेस्ट लिए जा रहे हैं टाइट में, TAIT में, टीचर्स एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस और टेस्ट। तो दो तो आपको यहाँ पर जांचा जाता है, और सीटेट तो सिर्फ जस्ट एक टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट है, सिर्फ वो काबिलियती, लेकिन ये दो जांचा जाता है टाइट के अंदर। तो अब यहाँ पर बेसिस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं कि इंटेलिजेंस, बुद्धि, एप्टीट्यूड, अभिक्षमता, पर्सनालिटी, इंटरेस्ट, वैल्यूज, ये सारे बेसिस है इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर। अब यहाँ पर एक चीज़ बताई गई कि विद्यालय में, मतलब कोई कॉलेज वगैरह मान लिया जाए या कोई स्कूल, तो वहाँ पर एक यूनिफॉर्म में आवश्यक है, मतलब वहाँ पर ज़रूरी है। एक शिक्षक के लिए टीचिंग टेक्निक में यूनिफॉर्म अर्थात एक समान होना आवश्यक नहीं है, लेकिन टीचिंग टेक्निक में यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म होना, यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्म पहनने वाला नहीं बताया मैंने, ये कौन सा बताया, यूनिफॉर्मिटी, एक जैसा। तो हर टीचर में टीचिंग टेक्निक एक जैसा होना जरूरी नहीं है, कि उसका ये अंदाज है तो इसका भी वही हो, वो क्वेश्चन पूछता है तो वही, तो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि प्रत्येक बच्चे के पास अपनी अलग अलग अभिरुचि होती है। इसलिए बच्चे की अभिरुचि रुचि के आधार पर एक शिक्षक को टीचिंग टेक्निक फॉलो करना चाहिए, कि बच्चे मतलब जो लेवल पे समझ आ रहा है या अच्छा जो समझ पा रहे हैं तो उसको वो अपनाएगा। ये नहीं कि एक ही टेक्निक, के ये टेक्निक तो परंपरा से चली आ रही है और आपको समझ रहा है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो। तो ज्ञान प्रदान साझा करने की, अब जैसे कि आजकल ई लर्निंग वगैरह हो रहा है, स्मार्टफोन्स है, स्मार्ट टीवी वगैरह सारी चीज़ें, तो उसके ज़रिए भी मतलब सारी चीज़ें। फिर उसके अलावा जो बिल्डिंग एज लर्निंग एड जो बाला का कॉन्सेप्ट है, तो वो ये होता है कि बिल्डिंग एज लर्निंग एड में एक बिल्डिंग के तौर पे सजा दिया जाता है चीज़ों को, मतलब दरवाज़ा खुल रहा है तो एक डायमीटर के तौर पे खुल रहा है, फिर मतलब सामने वाला स्टेप चढ़ रहा है तो वो टेबल वे में मतलब पढ़ते हुए चल रहा है, 2 4 6 8,
तो वो बाला के कॉन्सेप्ट में, तो वो इस तरह से टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उसके अलावा शिक्षक के लिए मतलब क्या है, टीचर के लिए, तो इसको एक मरतबा देखिए 2 मिनट, ये अजान होने तक ये म्यूट करते